Hello and welcome to my YouTube channel. So in this video we will be taking some important MCQs from पॉलिटी सेक्शन। तो इसमें कोई 20-30 क्वेश्चन होंगे जो पॉलिटी सेक्शन से होंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस मीन्स एक काइंड ऑफ हायरार्की। जैसे हमारे घर की बात करूँ तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स पहले आएंगे, फिर हमारे पेरेंट्स आएंगे, फिर हमारे आएंगे, मतलब जनरेशन वाइज। तो कुछ उसी तरीके से टेबल ऑफ प्रेसिडेंस भी बात करता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्लेस्ड हायर देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दूसरी है, गवर्नर आर प्लेस्ड हायर देन द फॉर्मर प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड हायर देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसमें जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर प्लेस्ड हायर देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नहीं, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं वो हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं, ठीक। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है, गवर्नर्स आर प्लेस्ड हायर देन फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर प्रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली सी बात है गवर्नर जो है दे आर प्लेस्ड हायर, ठीक। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड हायर देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी 2 एंड 3 सही हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करूँ तो पहले जो हमारे पास आता है वो प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और गवर्नर के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आता है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन रैंक के होंगे। Then moving on to the next question, which one of the following article of the Constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide an adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary state of education? तो वो कौन सी है? आर्टिकल 350A। अब जैसे हमारे DPSPs होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टेट को मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हैं वो रखती है कि हाउ अ स्टेट इज़ सपोज टू गवर्न। तो आर्टिकल 350A ये कहता है कि मतलब प्रमोशन ऑफ मदर टंग। तो DPSPs में भी हमारा बोला गया है कि आपको अपनी लैंग्वेज जो है उसको, लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आर्टिकल 350A हो जाएगा। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 343(1) of the constitution provides that हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 343 इसकी बात करता है। और हमें ये याद रखना है कि केंद्रीय हिंदी समिति जो है हाईएस्ट एपिक्स बॉडी है। हाईएस्ट एपिक्स मीन्स हायर गवर्निंग बॉडी है जो टर्म्स एंड कंडीशन या गाइडलाइंस सेट डाउन करती है प्रोपोगेशन ऑफ हिंदी के लिए। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है सी हो जाएगा। आर्टिकल 343(1) बात करता है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और जो इसकी एपिक्स प्रमोटिंग बॉडी है वो है केंद्रीय हिंदी समिति। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी यूनियन की है वो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, लेकिन जो केंद्रीय हिंदी समिति जो अपेक्स बॉडी है उसका जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था, और जो ये बॉडी है उसको डायरेक्टली गवर्न जो करते हैं वो हमारे PM करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें मतलब हर किसी को अपनी सेट ऑफ ड्यूटीज़ डिफाइन किया। स्टेट लिस्ट में कुछ अलग सब्जेक्ट है, सेंट्रल लिस्ट में कुछ अलग सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से टाइटल जो हैं वो स्टेट लिस्ट में हैं। तो जो इसमें हमारे हैं, अब जो बैंकिंग है, बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये स्टेट के पास नहीं है। जो एजुकेशन वाला है, एजुकेशन वाला, तो एजुकेशन भी जो है वो सेंटर के पास है। तो जो यहाँ पे स्टेट के पास है एग्रीकल्चर, क्योंकि इसको हम अभी जो एग्रीकल्चर बिल आया था तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक अपोजिशन इसकी ये भी थी कि ये स्टेट का मैटर है तो सेंटर इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तो 4 तो होगा ही होगा। और जो पुलिस है, पुलिस भी जो है वो हमारी स्टेट लिस्ट में, बाकी जो फॉरेस्ट, एजुकेशन और हमारा बैंकिंग है ये सेंट्रल लिस्ट में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर स्केड्यूल्स को हमने लर्न करना है तो स्केड्यूल्स को लर्न करने के लिए जो ट्रिक हमारे पास है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM।
अगर टीसी में बात करूँ, ये पूरे की 12 लेटर्स हैं, तो 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि ओ 8th पोजीशन पे है, तो ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पे ओ जो है, इसमें सारी की सारी लैंग्वेजेस जो हमारी ऑफिशियल्स हैं, रिकॉग्नाइज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी के सारे उनका मेंशन हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमें बोला गया है कि इसमें 8th शेड्यूल, इसमें से कौन कौन की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो संस्कृत को रिकॉग्नाइज़ करता है, कश्मीरी को करता है, हिंदी को करता है, इंग्लिश को नहीं करता। ठीक है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो इसका जो है वो सही आंसर सी हो जाएगा, 2, 3 एंड 4 इंग्लिश के अलावा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज कंटेन इन द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे TEARS, फिर से तो जो एस वाला पार्ट है, एस का मतलब है स्केड्यूल्ड एरियाज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, दे फाइंड देयर प्लेस इन 6th शेड्यूल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन द 5th शेड्यूल, विद रेफरेंस टू हमने 5th शेड्यूल बात करनी है। स्केड्यूल्ड एरियाज आर डिक्लेयर्ड अंडर लॉज बाय पार्लियामेंट, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है कंसर्न स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विद इन द जुडिशियल एरिया। थर्ड स्टेटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरियाज एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। 3 स्टेटमेंट है, तो हमें इसमें से बताना है कि हमारे पास करेक्ट कौन सी है। अब कंसर्न स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विद इन द शेड्यूल्ड एरियाज, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर, तो पहले हमारा जो ये वाला है वो गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं वो सेटअप हुआ करती हैं वहाँ पे। जैसे हमारे बोडोलैंड, असम वाली साइड, वहाँ पे देखा जाए तो ट्राइबल काउंसिल्स दे डू एग्जिस्ट। और वहाँ पे मतलब ऐसा प्रोविज़न होता है कि 3/4 मतलब 75% ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शुड बी फ्रॉम स्केड्यूल्ड ट्राइब्स या स्केड्यूल्ड एरियाज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट गलत, कंसर्न स्टेट ये भी गलत, और स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर अंडर लॉज बाय पार्लियामेंट, ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है कि प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को वो स्केड्यूल्ड एरियाज़ या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जो है डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें, जैसे मैंने कहा आपको, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती है। अब 7th शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन द स्टेट ऑफ। अब जैसे हमारे पास अगर मैं बात करूँ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर से हमारी जो ट्रिक है वो यहाँ पे भी काम आएंगी, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन लगभग शेड्यूल के ऊपर भी सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हमें यहाँ पे बोला गया है कि 6th शेड्यूल की बात करूँ, जैसे हमने अभी इसकी बात की शेड्यूल ऊपर वाले में, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल टाइप, और जो ये हमारे पास यहाँ पे 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 6th शेड्यूल जो है हमारे पास बात करता है अदर देन आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वो 5th बात करता है अदर देन। तो इट मीन जो 6th शेड्यूल है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करता है। तो यही पूछा गया था कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से एरिया है, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। फिर से बताता हूँ, जैसे टीयर्स, टीयर्स का आ गया एस लेटर लास्ट में, और ऑफ का आ गया ओ पहला, ये शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है, लेकिन इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इंक्लूड नहीं होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट दे आर लोकेटेड इन। द नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय, मारा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट आसम। तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाती है आसम, बाकी ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, आसाम में क्या है, नॉर्थ कचर हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट आसम में है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया जैसे हिल्स माउंटेन रेंजेस भी हैं वहाँ की। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, और मिजोरम में चकमा, मारा, लाई। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये ट्रिक फिर से याद हो, टीयर्स, टीयर हम पहुँच गए 4 पे। ठीक है, ये हमारा 4th है। तो 4th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है, आर से आप गेस लगा दो, जो कनेक्टिंग डॉट बन जाए हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो 4th शेड्यूल बात करता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एंड द यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो इसमें
राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी गलत हो जाए। इट कंटेन्स लैंग्वेजेस, हमने देखा ही 8th पार्ट में है, ये नहीं आएगा। इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, नहीं ये भी नहीं आएगा। इट कंटेन्स द पावर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये 5th 6th में आएगा। ठीक है, तो इट एलोकेट्स द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। Then moving on to the next question, we have second schedule is related to employment allowances, privileges and so on the prime of the prime minister, council of minister and others. Article 74 of constitution has never been amended. हमने देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड शेड्यूल, जैसे में टी और ई, सेकंड शेड्यूल में हम पहुंच गए, तो ई मीन्स एम्यूलमेंट, अलाउंसेस वगैरह सारा का सारा कुछ, अलाउंसेस भी आएगा इसमें, प्रिविलेजेस भी आएगा, सारा का सारा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर्स का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कैची पॉइंट है यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस में सारे के सारे एम्प्लॉय इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस हुए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, सीएम हुए, प्रेसिडेंट हुए, वो सारे फिर इसमें इंक्लूड होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये अलग पार्ट है, इसमें नहीं आएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, सिर्फ इसके चलते, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के चलते। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर बीन अमेंडेड, ये अमेंड हुआ है, ये हमारा जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है अमेंड हुआ है। तो आर्टिकल 74 बात करता है कि देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको हेड करेगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस। जो हु शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसमें इंक्लूड किया हुआ था। तो हमारा जो इसमें सही स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर बीन अमेंडेड, ये अमेंड हुआ है, तो ये भी गलत है, आ जाएगा, तो नन। ठीक है, अब जो इसमें मैंने कहा कि सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल इसमें बात करता है इनके बारे में, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के बारे में बात करता है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने ये कहा था कि हु शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात करता है। अब यहाँ पे विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, ऑल द स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव शेड्यूल्ड एरियाज। Fifth schedule of the constitution deals with administration and controls of scheduled areas and tribes in any state except the scheduled state। ठीक, पार्लियामेंट इज अथराइज टू डिक्लेयर एनी एरियाज एज शेड्यूल्ड एरिया। मैंने पहले भी कह दिया कि जो हमारा ऑल द स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज है, हमने देखना है इनकरेक्ट कौन सा इसमें। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले ही कहा पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दे, तो ये पावर जो है वो है प्रेसिडेंट के पास। ठीक, थर्ड तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑल द स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव शेड्यूल्ड एरियाज, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज हों ज़रूरी नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट। फिफ्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल्ड एरियाज की, एक्सेप्ट फिफ्थ, एक्सेप्ट सिक्स, तो सही है, क्योंकि सिक्स्थ में अलग प्रोविजन है, फिफ्थ में अलग है। सिक्स्थ में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले पोर्शन जो है वो इंक्लूड होंगी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारे पास आया था जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 का था, उसने प्रोविज़न लाए थे हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ के। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा, अगर शेड्यूल की बात करूं तो ये हमारा 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे डिफेक्शन वाले प्रोसीजर रहते हैं, जैसे कोई मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो अपनी पार्टी चेंज करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उस टाइम पे जो प्रोविज़न लगता है उसको बोलते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि उसको फर्दर कंटेस्ट करने से रोका जाए, क्योंकि वो अपनी पार्टी के स्टैंड से खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इसमें जो सारी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन है वो हमारे पास जो है वो स्पीकर के पास रहती हैं, जो स्पीकर हुआ करते हैं। इफ़ 2/3 मेंबर ऑफ ए पार्टी मर्ज विद अनदर पार्टी दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। सही बात है, अगर 2/3 पार्टी का मर्जर किसी और पार्टी में हो जाता है तो उसको हम डिस्क्वालिफिकेशन में आने से रोक देते हैं। मतलब ऐसा प्रोविजन है कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। स्पीकर कैन टेक स्यू मोटो एक्शन इन केस ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो ये गलत हो जाएगा। तो स्पीकर जो है वो ही कान टेक स्यू मोटो एक्शन। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक अप डिफेक्शन केस ओनली, जब उसको अपने आप से नहीं लेगा, जब उसके ऊपर भी कंप्लेंट आएगी मेंबर ऑफ हाउस से। ठीक है, बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन ही मस्ट गिव द मेंबर ए चांस टू सबमिट एक्सप्लेनेशन। तो स्यूमोटो एक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका स्यूमोटो मीन्स इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात करूँ, विद रेफरेंस टू द सिक्स शेड्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिक्स शेड्यूल में द ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल। बिल्कुल सही बात है। और सिक्स शेड्यूल में फिर से हमें पता है कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। ठीक, सिक्स शेड्यूल की बात करूँ, सही है। The Tribal Advisory Council is empowered to organize and reorganize the autonomous district. Power है इसके पास। The laws made by the district council need to be approved by the governor. बिल्कुल, क्योंकि गवर्नर जो है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में। तो हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाएगी। ठीक, तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर होगा वो सी 1 एंड 3 होगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज। नहीं, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट उसके पास पावर नहीं है, वो गवर्नर के पास जो है पावर होती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। प्रिजन, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, लैंड, पोस्ट एंड टेलीफोन। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो स्टेट लिस्ट में हमारे पास प्रिजन आता है, ठीक है, और लैंड आता है। लैंड को फिर से आप एग्रीकल्चर से कोरिलेट कर सकते हो, एग्रीकल्चर से नहीं तो हमारे जो पंचायत हैं, पंचायत को भी पावर दी गई कि वो भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंड तो आएगा ही आएगा, प्रिजन भी आएगा। बैंक्रप्सी कहीं ना कहीं बैंकिंग से डील करता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। पोस्ट एंड टेलीफोन जैसे कम्युनिकेशन है तो वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बात करूँ तो बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी बैंकिंग से डील करता है। बैंक्रप्सी कहीं ना कहीं बात उन सारे लोगों पर करता है जो कहीं ना कहीं अपना डेट चुकाने में सक्सेसफुल ना रही हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, विद रेफरेंस टू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बात करता है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बात करता है हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट इंक्लूडेड इन न्यू शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट, ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए हाउस बिकम डिसक्वालिफाइड इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। दूसरी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन इन केस ही वॉलंटियरली गिव्स अप द पार्टी मेंबरशिप। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर होता है इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन, अगर वो वॉलंटियरली अपनी मेंबरशिप दे देता है। ठीक, तो हमारा ये भी जो है स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, इट इंक्लूड ए न्यू शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली ये सही है ये भी। ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस बिकम डिसक्वालीफाइड इफ़ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। कब करेगा? विद इन एक्सपायरी नहीं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 month, उसके बाद। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। टू इंक्लूड न्यू शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन इन केस ही वॉलंटियरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ वाला प्रोसीजर है, मतलब कहीं से बर्निंग केस तो आया होगा पहले, तो ये हरियाणा का एक गया राम एक करके एक पॉलिटिशियन था। मतलब सुबह एक पार्टी चेंज कर दी, शाम को दूसरी पार्टी चेंज कर दी, तीसरे दिन तीसरी पार्टी चेंज कर दी। तो जब शायद बीजेपी से पूछा गया था कि
मतलब क्या हाल है इलेक्शन का, तो उन्होंने मतलब क्योंकि शायद बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे होंगे गयाराम उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने किया था कि नाउ गयाराम इज़ आयाराम। तो उसके बाद हरियाणा के बाद मतलब ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोसीजर जो है वो चला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस अंडर विच एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के ग्राउंड पे कौन कौन से प्रोविज़न है जिससे अंडर हम उसको क्या है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर वो इफ़ ही वॉलंटियरली गिव्स द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तब भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। इफ़ ही स्पीक्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, इफ़ ही वोट्स आर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू डायरेक्शन इशूड बाई पॉलिटिकल पार्टी विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम विप भी बोलते हैं, जो डायरेक्टिव इशू हुआ करता है पॉलिटिकल पार्टी का। If he speaks against the political party, if he joins any political party, then the other on whose ticket he contested and got elected। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी है हमारे पास। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट अगर वो वॉलंटियरली मेंबरशिप दे देता है पॉलिटिकल पार्टी की तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर वो विप को फॉलो नहीं करता है, इफ़ ही वोट्स आर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग, मतलब विप फॉलो नहीं करता है, तब भी ही कैन डिस्क्वालीफाई। इफ़ ही स्पीक्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, एक आर्टिकल है ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ भी ये हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसाइड द पार्लियामेंट करें, दे आर प्रोवाइडेड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट, तो उसको अगेंस्ट हम कहीं पे बात नहीं कर सकते। इफ़ ही जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट इज़ कंटेस्टेड एंड गॉट इलेक्टेड, तब भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर अपनी मेंबरशिप दे देता है तब भी, अगर डायरेक्टिव विप इशू फॉलो नहीं करता है तब भी, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है जिसकी टिकट पे वो मतलब ऑन हुज टिकट ही कंटेस्टेड एंड गॉट इलेक्टेड, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो विद रेफरेंस टू नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाइन्थ शेड्यूल में पहले बता दूं जो हमारे पास नाइन्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, नाइन्थ शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगर कोई चीज़ ऐड हुई थी तो वो नाइन्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐड हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ए बी सीधा ही बता रहा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। नाइन्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है उन सब सारे प्रोविजंस के बारे में, मतलब जिनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है जुडिशल रिव्यू से। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ अगर नाइन्थ शेड्यूल में हम प्लेस कर देते हैं तो जुडिशल रिव्यू से वो चीज़ बच जाती है। लेकिन आईआर कोहिलू केस जो 1973 का था, उसमें इन्होंने कहा कि 1973 के बाद जो मतलब इसके बाद वाले सारे के सारे जितने भी प्रोविजंस हैं उनको इम्यूनिटी जुडिशल रिव्यू से नहीं है। इसके बाद वाले जितने भी प्रोविजंस हैं दे आर एक्चुअली नॉट प्रोवाइडेड द इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशल रिव्यू। जो 1973 से पहले उन सब में जुडिशल रिव्यू से इम्यूनिटी है, तो हमारी स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगी। On which of the following grounds an elected representatives can be disqualified as per the 10th schedule, किस किस ग्राउंड पे जो है हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इफ़ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ देयर नॉमिनेशन, नहीं आफ्टर 6 मंथ, विद इन नहीं, 6 मंथ्स तो है बट आफ्टर 6 मंथ, कन्विक्टेड फॉर मोर देन 2 years ऑफ जेल आर आफ्टर इन कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस ए पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज द ओनली ग्राउंड मेंशन्ड हियर इन दिस क्वेश्चन, इन दिस ऑप्शन, जिससे 10th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर इसको डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉट मोर देन 50% रिजर्वेशन इज टू बी गिवन टू शेड्यूल ट्राइब, मैंने पहले कहा 3/4 रिप्रेजेंटेशन जो है ट्राइबल्स की होनी चाहिए किसमें, काउंसिल में। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट कैन मेक, तो गवर्नर भी तो बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि गवर्नर को ये पावर है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। विद रेफरेंस टू 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 9th शेड्यूल की फिर से मैं बात करूँ तो हमारा लैंड रिफॉर्म आता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप देखोगे वहाँ पे कि एल जो है हमारा 9th प्लेस पे है। तो जो 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें देखना हमें कि क्या हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है। इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से हमारे पास ये प्रोविजन आया था। ऑल द एक्ट्स प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, हाँ वो इम्यून हैं जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन दे शुड बी प्रायर टू 1973। 1973 IR कोलू डेडलाइन है यहाँ पे, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एक्ट्स प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल अंडर केशवानंद भारती केस, नहीं वो IR कोल्हू केस था। एट प्रेजेंट ओनली द लॉज रिलेटेड टू लैंड एंड जमींदारीज आर प्रेजेंटली प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो लैंड और ज़मींदारी के इश्यूज़ नहीं, इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इसमें हमने डाला हुआ है। जैसे कंट्रोवर्शियल तमिलनाडु का जो 69% रिजर्वेशन वाला है, तो वो भी इसमें ही डाला हुआ है। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट है, इट ऑल द एक्सप्लेस आर इम्यून, ऑल द एक्सप्लेस अंडर इम्यूनिटी तो है, पर 1973 के बाद वालों की इम्यूनिटी नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक 20 क्वेश्चन थे मेरे पास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस इनिशिएटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड help the other aspirants in reaching out this video. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.